स्टोरीज बाय आर्यांश में आपका स्वागत है। यदि आप रोमांच, डरावनी और रहस्यपूर्ण कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो आप सही चैनल पर आए हैं। अब से हम अपनी शामें एक साथ बिताएंगे और ऐसी कहानियां सुनेंगे जो आपको अंदर तक उत्तेजित कर देंगी और आपकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देंगी। इसलिए अपने हेडफोन लगाएं, रोशनी कम करें, कुछ अकेलापन ढूंढें और आज की स्टोरी बाय आर्यांश का आनंद लें। माला का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह बस्ती में हर दरवाजे पर बेताबी से दस्तक दे रही थी। उसकी आवाज अपने बेटे का नाम चिल्लाने से खराब हो गई थी। कृष्णा, कृष्णा! वह चिल्लाई, लेकिन केवल सन्नाटा था। अभी कुछ पल पहले उसने उसे अपने दोस्तों के साथ सड़क पर क्रिकेट खेलते और हंसते हुए देखा था। अब वह कहीं नहीं था। जो बच्चे उसके साथ खेल रहे थे, वे भी उतने ही भ्रमित लग रहे थे। मैंने उसे कोली के घर की ओर जाते हुए देखा, एक बच्चे ने हकलाते हुए कहा। उसने कहा था कि वह अंदर गई हुई गेंद लेना चाहता है। माला की अंतरात्मा ने उसे कोली के घर जाने के लिए उकसाया, लेकिन एक डर की भावना ने उसे रोक दिया। उसने उस घर और उसकी दीवारों के भीतर होने वाली अजीबोगरीब और भयावह घटनाओं के बारे में फुसफुसाहटें सुनी थीं। एक सावधानी के साथ माला घर की ओर बढ़ी। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थीं। उसने दस्तक देने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन यह हवा में हिचकिचाया। कुछ गलत महसूस हुआ। अचानक दरवाजा खुद ही खुल गया, उसे अंदर बुलाते हुए। माला का दिल धड़कते ही रुक गया, क्योंकि वह अंधकार में कदम रखकर अपने बेटे को पुकार रही थी। कृष्णा, क्या तुम हो? एकमात्र प्रतिक्रिया एक भयानक चुप्पी थी। यह घर सड़ने और उपेक्षा की गंध से भरा था। हवा भारी और भयानक भावना से भरी हुई थी। माला की आंखें धीरे धीरे अंधेरे में ढल गईं और उसने देखा कि वह एक संकीर्ण, मंद रोशनी वाले दालान में थी। अंदर की हवा धूप और किसी और चीज की खुशबू से भरी हुई थी, कुछ मीठा और सड़ने वाला। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज कांप रही थी और उसने फिर से पुकारा, कृष्णा, मुझे जवाब दो। जैसे जैसे वह घर के अंदर जाती गई, उसे सन्नाटा दमनकारी लगने लगा, जैसे कोई भौतिक शक्ति उस पर दबाव डाल रही हो। वह महसूस कर सकती थी कि कोई उसे देख रहा है, कोई दृश्य उसकी त्वचा में घुस रहा है, लेकिन जब भी वह मुड़कर देखती, वहां कोई नहीं होता। एक दृढ़ संकल्प के साथ माला आगे बढ़ी। उसका दिल छाती में धड़क रहा था। वह कृष्णा को ढूंढ लेगी, चाहे इस घर में कोई भी रहस्य हो। वह गलियारे के अंत में एक दरवाजे के पास गई, जो थोड़ा खुला था। इसे खोलकर वह एक कमरे में कदम रखा, जो समय में जमा हुआ था। कमरा पुराने फर्नीचर से भरा था, जो धूल और मकड़ी के जाले से ढका था। लेकिन माला का ध्यान पास की शेल्फ पर रखे खिलौनों और छोटी छोटी चीजों के संग्रह ने खींचा। उनमें उसने कृष्णा की पसंदीदा क्रिकेट गेंद देखी, जिसे वह अभी कुछ पल पहले खेल रहा था। माला के सहज ज्ञान ने उसे गेंद पकड़ने और भागने के लिए चिल्लाया, लेकिन उसके पैर जगह पर जमे हुए थे। और फिर उसने देखा, कमरे के कोने में एक छोटा फ्लिकरिंग लाइट दीवारों पर अजीब साए डाल रहा था। माला के कान में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, यहां कोई नहीं है। उसने अपने पैरों के बल घूमकर देखा। मुनेंद्र खड़ा था, छाया में एक कोने में। माला का दिल धड़कते ही रुक गया, क्योंकि उसने मुनेंद्र की दुबली पतली आकृति, उसकी आंखें डूबी हुई और उसकी त्वचा पीली देखी। वह छाया का हिस्सा लग रहा था, अंधकार में घुलता हुआ। उसकी आवाज कम और खुरदरी थी, माला की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करती हुई। मेरा बेटा कहाँ है? माला ने मांगा, अपनी आवाज स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। मुनेंद्र की नजर उसकी आत्मा में गहराई से लगती थी, जैसे कुछ ढूंढ रहा था। बेटा? मुनेंद्र ने दोहराया, उसकी आवाज अस्थिर परिचितता से भरी हुई। मैं आपके बेटे के बारे में कुछ नहीं जानता। अब बाहर निकलो, मेरे पास बहुत काम है। माला की आंखें संकीर्ण हो गईं। उसके मन में संदेह की बाढ़ आ गई। मुझे झूठ न बताओ मुनेंद्र, मैंने अलमारी पर कृष्णा की क्रिकेट गेंद देखी। मुझे पता है कि वह यहां आया था। आपने उसे क्या किया है? मुनेंद्र के चेहरे का भाव नहीं बदला,
लेकिन उसकी आवाज में एक अनिच्छा की झलक दिखाई दी। मुनेंद्र के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी आवाज में झुंझलाहट की झलक दिखाई दी। मैंने तुमसे कहा था, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। तुम बस एक पागल मां हो जो कल्पनाएं कर रही हो। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें भगा दूं, तुम यहां से चली जाओ। माला का गुस्सा भड़क उठा, लेकिन वह जानती थी कि उसे अपने विवेक को बनाए रखना होगा। उसने मुनेंद्र के पास एक कदम बढ़ाया। उसकी आंखें उसकी आंखों में टिकी हुईं। जब तक मैं अपने बेटे को नहीं ढूंढ लेती, मैं यहां से नहीं जाऊंगी, और मुझे पता है कि वह यहां है। तुम कुछ छिपा रहे हो मुनेंद्र। वह क्या है? उसने गुर्राते हुए कहा। मुनेंद्र की नजर कुछ पल के लिए डगमगा गई और माला को कुछ झलक दिखाई दी, शायद डर या अपराध बोध। लेकिन फिर उसका मुखौटा वापस अपनी जगह पर आ गया। बाहर निकलो, उसने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज धीमी और खतरनाक थी। मैं पुलिस के पास जाऊंगी, माला ने चिल्लाया। दूर हो जाओ, नहीं तो मैं खुद आपको बाहर निकाल दूंगा, मुनेंद्र ने आगे बढ़कर कहा। माला सीधे पुलिस स्टेशन गई। पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर राव माला को सहानुभूति और निराशा के मिश्रण से देख रहे थे। माला, हमने पहले भी घर की तलाशी ली है और कृष्णा का कोई निशान नहीं है। मुझे पता है कि आप मुनेंद्र और कोली के पीछे इस बात के लिए आश्वस्त हैं, लेकिन हम कोई साक्ष्य नहीं ढूंढ सकते। माला का गुस्सा और बेचैनी उबल पड़ी। साक्ष्य? क्या आपको साक्ष्य चाहिए? 9 बच्चे गायब हो गए हैं और आप अभी भी कनेक्शन नहीं देख सकते? पंधेर हाउस शापित है और कोली खुद शैतान है। इंस्पेक्टर राव ने आह भरी। माला, हमने कोली और मुनेंद्र दोनों की पहले भी जांच की है। वह एक अजीब आदमी है, लेकिन हमें इन गायबियों से उनका संबंध जोड़ने वाला कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। माला की आंखें संकीर्ण हो गईं। तो फिर से घर की तलाशी लो, हर इंच हर कोने को खोजो। कुछ तो होगा जो आप छोड़ रहे हैं। इंस्पेक्टर राव ने संकोच किया, फिर सिर हिलाया। ठीक है, हम घर को फिर से तलाशेंगे, लेकिन माला, आपको इस संभावना के लिए तैयार रहना होगा कि कृष्णा वहां नहीं हो सकता। माला का चेहरा दृढ़ संकल्प में स्थिर हो गया। मैं अपने बेटे को ढूंढ लूंगी इंस्पेक्टर, और मुनेंद्र को उसके किए के लिए दंडित करूंगी। माला के चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। मैं अपने बेटे को खोज निकालूंगी इंस्पेक्टर, और मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि मुनेंद्र को उसके किए की सजा मिले। जब पुलिस ने फिर से घर की तलाशी ली, तो माला को यह एहसास नहीं हो रहा था कि उसका समय खत्म हो रहा है। वह जानती थी कि हर मिनट मायने रखता है, और उसने कृष्ण की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ने का निश्चय किया। माला ने डिटेक्टिव आर्या के बारे में सुना था। वह कनॉट प्लेस में उनके ऑफिस गए और जांच करने के लिए कहा। डिटेक्टिव आर्या एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी के साथ एक तेज दिमाग और एक दयालु चेहरे माला की कहानी को ध्यान से सुनते हुए सुना। उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक सिर हिलाया। उनकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। मैं ये केस ले लूंगा माला, जासूस आर्या ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं। पुलिस पहले ही कोली और मुनेंद्र तथा कोली हाउस की जांच कर चुकी है। अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो यह मामला सुलझाना मुश्किल हो सकता है। डिटेक्टिव आर्या ने सिर हिलाया। मैं सब कुछ करूंगा माला, लेकिन मुझे आपको मुझ पर भरोसा करना होगा और मुझे अपना काम करने देना होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? माला ने सिर हिलाया, उनकी आंखों में आशा की एक झलक। डिटेक्टिव आर्या ने मुस्कुराया। अच्छा, अब काम पर चलते हैं। मैं पहले जांच की समीक्षा करके शुरू करूंगा और किसी भी कनेक्शन को देखूंगा जिसे हमने छोड़ दिया हो सकता है। जैसे ही माला ऑफिस से बाहर निकली, उसने अपने अंदर दृढ़ निश्चय की भावना महसूस की। वह जानती थी कि जासूस आर्या ही उसकी आखिरी उम्मीद थी, और वह कृष्णा को खोजने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। डिटेक्टिव आर्या इस बीच अपने डेस्क पर बैठे थे। उनके दिमाग पहले से ही संभावनाओं के साथ दौड़ रहे थे। वह जानते थे कि यह मामला चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन वह इसके लिए तैयार थे। वह कृष्णा को ढूंढने और दोषियों को न्याय दिलाने के लिए दृढ़ थे। उस दोपहर डिटेक्टिव आर्या ने नितारी पुलिस स्टेशन में जाकर मामले पर इंस्पेक्टर राव के साथ चर्चा की। इस मामले के लिए आईओ उन्होंने अब तक के 9 लापता लोगों से संबंधित रिपोर्टों की प्रतियां मांगी। बाद में उन्होंने अपने अध्ययन में बैठकर सभी रिपोर्टों को अपने डेस्क पर फैलाया और उन्हें बार बार देखा, जब तक कि हर विवरण उनके दिमाग में नहीं उतर गया। जब जासूस आर्य ने रिपोर्ट्स पर गौर किया,
तो उन्हें एक पैटर्न नजर आया। सभी लापता बच्चों को आखिरी बार पंडेर हाउस के पास देखा गया था और सभी माता पिता ने अपने बच्चों के गायब होने से पहले अजीबो-गरीब घटनाओं की रिपोर्ट की थी। उन्होंने संदिग्धों के उस समय के बारे में भी विसंगति पाई जब कृष्णा लापता हुआ था। डिटेक्टिव आर्या की आंखें संकीर्ण हो गईं क्योंकि उन्होंने रिपोर्टों को फिर से पढ़ा। उन्हें पता था कि उन्हें मुनेंदर की ओर जांच करनी होगी। उन्होंने अपने आप को एक नोट बनाया कि कोली हाउस का दौरा करने के लिए और परिसर को अच्छी तरह से खोजने के लिए एक टीम लाने के लिए। उन्होंने अपना फोन उठाया और इंस्पेक्टर राव को फोन किया। थोड़ी बातचीत के बाद वह हरियाणा के एक छोटे से गांव इंद्री के लिए रवाना हो गए, जहां से सुरेंद्र कोली का केयर टेकर रहता था। 2 दिन बाद जब वह लौटे तो माला उनके दरवाजे पर उनका इंतजार कर रही थी। सर, क्या आपने कृष्णा के बारे में कुछ पाया? माला ने विनती की। दुख स्पष्ट रूप से उनके स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा था। डिटेक्टिव आर्या का चेहरा गंभीर था क्योंकि उन्होंने माला को अपने ऑफिस में बुलाया। मैंने कुछ सुराग पाए हैं माला। मैं इंद्री गया और देखभालकर्ता के परिवार से बात की। वे पूरे घटनाक्रम से हिल गए थे। माला की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने क्या कहा? डिटेक्टिव आर्या ने बोलने से पहले संकोच किया। उन्होंने बताया कि देखभालकर्ता मुनेंदर सिंह पंधेर अपने मास्टर सुरेंद्र कोली के साथ इंद्री आते हैं। उनके रहने के दौरान वे पूरे दिन सोते हैं और रात बाहर बिताते हैं। माला की कुर्सी पर पकड़ मजबूत हो गई। क्या आप सोचते हैं कि यह मुनेंदर है? डिटेक्टिव आर्या ने सिर हिलाया। यह संभव है। मैंने यह भी पता लगाया कि सुरेंद्र कोली गहरे वित्तीय संकट में थे। उन्हें पैसे के वादे से इसमें लालच दिया जा सकता है। माला का चेहरा कष्ट में विकृत हो गया। लेकिन कृष्णा के बारे में क्या? क्या वह अभी भी जीवित है? डिटेक्टिव आर्या का भाव गंभीर था। मुझे नहीं पता माला, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, हम यह पता लगाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। तभी उसका फोन बजा। यह इंस्पेक्टर राव का फोन था। जासूस आर्या, हमें कुछ मिला है। आज सुबह कोली हाउस के पास एक मानव खोपड़ी मिली है। हमें लगता है कि यह लापता बच्चों में से एक हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली है। अगर आप इस मामले में आगे की जांच में हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। माला की चीख कमरे में गूंजी क्योंकि डिटेक्टिव आर्या का चेहरा सफेद हो गया। मामला अब एक अंधकारमय और शैतानी मोड़ ले चुका था। डिटेक्टिव आर्या ने उन्हें सांत्वना दी और उन्हें घर जाने के लिए कहा। पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव आर्या और इंस्पेक्टर राव ने मिलकर खोपड़ी की रिपोर्टों का अध्ययन किया। गहरी चर्चा में खो जाने के बाद डिटेक्टिव राव ने इंस्पेक्टर राव की ओर देखा और कहा, इंस्पेक्टर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? इंस्पेक्टर ने ऊपर देखा और उत्तर दिया, बिल्कुल, क्यों नहीं। आप मुझे इस जांच में इतना समर्थन क्यों दे रहे हैं? मेरे पास सरकार से कोई अधिकार नहीं है। मैं कोई प्रसिद्ध जासूस नहीं हूं। मैंने लोगों को उनके दुख के समय में जैसे भी कर सकता था मदद की है। इंस्पेक्टर ने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे को गंभीर और दृढ़ संकल्प के साथ उत्तर दिया, आर्या, मैं वास्तव में इन लोगों की मदद करना चाहता हूं। मैं इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं लापता बच्चों का, लेकिन अब तक मुझे कोई सफलता नहीं मिली है। मुझे पता है कि कोली और मुनेंदर इसमें शामिल हैं और कोली हाउस में कुछ बहुत ही शैतानी चल रहा है। लेकिन मैंने घर की जांच की है और कई बार अभियुक्तों को पूछताछ की है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है। मुझे पता है कि मुझे मदद की जरूरत है। किसी भी प्रकार की सहायता जो मुझे इन छोटे बच्चों को ढूंढने में मदद कर सकती है, मैं इसे प्राप्त करने में संकोच नहीं करूंगा। मैं बस इन परिवारों के दुख को खत्म करना चाहता हूं। मेरे पास 15 साल का अनुभव है अपराध जांच में, और जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मुझे पता था कि आप अलग हैं। आपके पास आगे बढ़ने की क्षमता है। मुझे पता है कि आप भविष्य में जरूरतमंदों को न्याय दिलाने में बहुत मदद करेंगे, और यही कारण है कि मैंने आपको विश्वास किया है। इंस्पेक्टर राव ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। डिटेक्टिव आर्या ने इंस्पेक्टर राव को आश्चर्य से देखा। वह कुछ नहीं कह सका, लेकिन उन्होंने हाथ मिलाया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सुरेंद्र कोली के कोई रिश्तेदार नहीं है, इसलिए मैं मुनेंदर की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए इंद्री गांव गया और कुछ दिलचस्प खोज की है, डिटेक्टिव ने कहा, और फिर विस्तार से इंस्पेक्टर को सब कुछ सुनाया, क्योंकि इंस्पेक्टर ध्यान से सुन रहे थे।
इसका मतलब है कि अगर हम बाकी बच्चों को बचाना चाहते हैं तो हम अधिक समय बर्बाद नहीं कर सकते। हमने पहले ही बहुत समय बर्बाद कर दिया है और इसके कारण एक बच्चे ने अपनी जान गंवा दी है। इंस्पेक्टर राव ने अपने चेहरे को लाल होते हुए क्रोध और दृढ़ संकल्प के साथ कहा। डिटेक्टिव आर्या अपने घर लौट आए और आने वाली घटनाओं के लिए तैयारी करने लगे। निठारी का गांव अब रात में उजाड़ दिखाई दे रहा था, क्योंकि लोग सूरज डूबते ही अपने घरों में सिमट जाते थे, अपने गांव में हो रही घटनाओं और कोली हाउस के बारे में अफवाहों के कारण। लेकिन आज रात दो छायाएं गांव की गलियों में चुपचाप चल रही थीं। उनके आंदोलन तेज और चुपचाप थे, जैसे एक तेंदुआ अपने शिकार पर। यह एक ऐसी रात थी जिसमें चंद्रमा नहीं था, जिसने उस रात के बारे में रहस्य को और बढ़ा दिया था। यह इतना अजीब था कि टिड्डे तक चहचहाने से इनकार कर दिया और कुत्ते भौंकने से इनकार कर दिया। छायाएं कोली हाउस के पास पहुंची और सुनिश्चित किया कि किसी ने उन्हें नहीं देखा। वे घर की दीवार के साथ खड़े हो गए और सुनिश्चित किया कि वहां कोई गतिविधि नहीं थी। छायाओं में से एक घर के पीछे चला गया और दूसरा दरवाजे पर पहरा देने लगा। घर के पीछे की परछाई ने दूसरे को संकेत दिया कि रास्ता साफ है। वे दोनों अंदर घुस गए। उनकी आंखें अंधेरे के हिसाब से ढल रही थीं। वे तेजी से और चुपचाप आगे बढ़े। उनकी टॉर्च दीवारों पर डरावनी परछाइयां डाल रही थी। टॉर्च की रोशनी में परछाइयों के चेहरे खुद को प्रकट कर रहे थे। वे जासूस आर्य और इंस्पेक्टर राव थे। इंस्पेक्टर सर्विस पिस्टल से लैस था। उन्होंने पूरे घर को खोजा। अंदर कोई नहीं था, जैसा कि अपेक्षित था। पहले जब उन्होंने खोज की थी तब से कुछ भी अलग नहीं था। सड़ती हुई गंध, पुराने फर्नीचर, सब कुछ समान था। सिर्फ दो चीजें अलग थीं कि अलमारी से बच्चों के खिलौने गायब थे और घर एक विशिष्ट भारी धुएं से भरा था। वे निराशाजनक रूप से खोज रहे थे, दीवारों और फर्श के हर इंच को अपने हाथों से खोजते हुए, जैसे कि उन्हें पता था कि क्या ढूंढना है। कहाँ है? यहीं कहीं तो होना चाहिए। इंस्पेक्टर राव हताशा में बुदबुदाए। ये यहीं है। ये धुआं इसका सबूत है। जरा सोचिए। जासूस आर्या ने खिड़की से बाहर अंधेरे में देखते हुए दूसरों से ज्यादा खुद से ही बात की। घर के बाहर मौसम बदल गया है। यह अशांत हो गया है। तेज हवा चल रही है। रुको, यह काम कर सकता है। जासूस आर्या ने यह बुदबुदाते हुए खिड़की खोली। हवा का एक झोंका कमरे में दाखिल हुआ और कमरे का धुआं सोफे के नीचे जाने लगा। जासूस ने विजयी भाव से इंस्पेक्टर की ओर देखा। उन्होंने सोफे को एक तरफ धकेला, जिससे फर्श में एक दरार दिखाई दी। उन्होंने सीढ़ियां दिखाने के लिए चुपचाप और सावधानी से पैनल को धकेला। एक गुप्त कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी और एक कमजोर मंत्रोच्चारण सुनाई दे रहा था। डिटेक्टिव आर्या ने इंस्पेक्टर को कुछ इशारा किया और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तहखाना जासूस आर्या के सामने था। इसकी खिड़कियां किसी दैत्य की निर्जीव आंखों की तरह अंधेरी और खाली थीं। मैं एक पल के लिए झिझका। ठंडी रात की हवा में उसकी सांसें दिखाई दे रही थीं। फिर मैंने चरमराते हुए दरवाजे को खोला। खाली हॉल में टिकाओं के कराहने की आवाज गूंज रही थी, जो अंदर मौजूद भयावहता की प्रस्तावना थी। अंदर का हिस्सा मानवीय दुर्गुणों का एक भयावह प्रदर्शन था। दीवारों पर खोपड़ियां लगी हुई थीं। उनकी खोखली कुर्सियां मेरी हर हरकत का अनुसरण करती हुई प्रतीत हो रही थीं। मानव और पशु दोनों की हड्डियां फर्श पर बिखरी हुई थीं। मेरे प्रत्येक झिझकते कदम के साथ मेरे पैरों के नीचे चटक रही थीं। सड़न की गंध बहुत तीव्र थी, एक सड़ांध भरी बदबू जो उसके गले को जकड़ रही थी और उसकी आंखों में पानी भर रही थी। रसोई में स्टोव पर एक कड़ाही अशुभ रूप से उबल रही थी, जिससे एक जहरीली गंध निकल रही थी, जिसने उसके पेट को उलट दिया। दीवारों पर काले जंग लगे धब्बे थे, जो अकथनीय कृत्यों के अवशेष थे। जैसे ही डिटेक्टिव आर्या घर में गहराई से गया, छाया अधिक गहरा होती दिखाई दी, जैसे कि वह उसके चारों ओर बंद हो रही थी। हवा एक दमनकारी भय की भावना से गहरी थी। अचानक अंधकार से कोली उभरा। उसकी आंखें एक दुर्भावनापूर्ण आग से चमक रही थीं और उसका चेहरा भूख और पागलपन के एक भयावह मास्क में विकृत हो गया था। पंढेर उसके ठीक पीछे था। उसकी मुस्कान एक भयावह कट थी जो केवल दर्द का वादा करती थी। जासूस आर्या में घबराहट फैल गई और वह भागने के लिए बेताब होकर घूम गया,
लेकिन दरवाजा बंद हो गया था, जिससे वह अंदर फंस गया। तापमान तेजी से गिर गया, क्योंकि दोनों ने ऐसी भाषा में मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया जिसने उसकी आत्मा को ठंडा कर दिया। उनकी आवाजें एक अंधेरे सिम्फनी में एक साथ बुनी गईं। प्रत्येक शब्द एक तार की तरह उसे एक दुःस्वप्न के दायरे में और भी गहराई तक ले जा रहा था। जासूस आर्या को लगा कि वह इस विकृत आयाम में खींचा जा रहा है, एक ऐसी जगह जहां हवा सड़न की बदबू से भरी हुई थी और शापित लोगों की चीखें अंतहीन रूप से गूंज रही थीं। इस नारकीय दुनिया में उसने पीड़ितों की आत्माओं को देखा। उनके चेहरे अनंत पीड़ा से विकृत हो गए थे। बच्चे, जिनकी आंखें भय और हताशा से चौड़ी हो गई थीं, मेरी ओर हाथ बढ़ाते हुए लग रहे थे। रिहाई के लिए उनकी मूक विनती उसके दिल को चीर रही थी। जैसे ही मैं खुद को पागलपन की गहराई में फिसलता हुआ महसूस कर रहा था, एक दृष्टिदायी प्रकाश ने अंधकार को चीर दिया। फर्श का दरवाजा खुल गया और पुलिस अधिकारियों का एक समूह अंदर घुस गया, उनके फ्लैशलाइट छाया को काटते हुए। कोली और पांढर जम गए। उनका भयावह परिवर्तन मध्य रास्ते में रुक गया। अधिकारियों ने तुरंत उन्हें काबू में कर लिया। हथकड़ी और मिरांडा अधिकारों की कठोर वास्तविकता के कारण उनके नारे दब गए। जैसे ही अधिकारी कोली और पंधेर को ले गए, घर का दमनकारी माहौल खत्म होने लगा। हवा में ठंडक कम हो गई और छाया पीछे हटने लगी, जिससे जगह की असली भयावहता सामने आ गई। ग्रामीण, जो सावधानी से बाहर इकट्ठे हुए थे, स्तब्ध होकर चुपचाप देखते रहे जब दोनों लोगों को ले जाया गया। उनके आतंक का राज आखिरकार खत्म हो गया। आने वाले दिनों में घर की अच्छी तरह से तलाशी ली गई और लापता बच्चों के अवशेष पाए गए। कोली और पांडहर के भयानक अपराधों के लिए दोषी ठहराने के लिए आवश्यक साक्ष्य प्रदान किया गया। निठारी का गांव ठीक होने लगा, जो इतने लंबे समय से उस पर लटकी हुई काली बादल धीरे धीरे छंटने लगी। अगली सुबह एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर राव और डिटेक्टिव आर्या ने संबोधित किया। इंस्पेक्टर राव ने माइक्रोफोन के पास कदम रखा। उनका चेहरा सख्त था। महिलाओं और सज्जनों, हम आज निठारी मामले पर एक महत्वपूर्ण अपडेट साझा करने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं। बिना थके प्रयासों और एक व्यापक जांच के बाद हमने मामले को सुलझा लिया है और अपराधियों को न्याय के कटघरे में ला दिया है। मुनेंदर और कोली को अपहरण, हत्या और मानव बलि के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और आरोपित किया गया है। हमने उनके विकृत अनुष्ठानों और उन बच्चों के अवशेषों के साक्ष्य पाए हैं जिनकी उन्होंने बेरहमी से हत्या की थी। इंस्पेक्टर राव मुस्कुराए। उनकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। और अब मैं उस आदमी का परिचय देना चाहूंगा जिसने यह सब संभव बनाया। निठारी मामले को सुलझाने के पीछे का शानदार दिमाग। कृपया जासूस आर्या के लिए ताली बजाएं। कमरा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया, क्योंकि डिटेक्टिव आर्या का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उन्होंने विनम्र रूप से सिर हिलाया। उनकी आंखें भीड़ को स्कैन कर रही थीं। इंस्पेक्टर राव ने जारी रखा, डिटेक्टिव आर्या के असाधारण कौशल और समर्पण इस मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण रहे हैं। उनके अद्वितीय दृष्टिकोण और विशेषज्ञता ने हमारी जांच में एक गेम चेंजर की भूमिका निभाई है। वह अब इस रहस्य के खुलने की व्याख्या करेंगे। डिटेक्टिव आर्या ने आगे बढ़कर कहा। उनकी आवाज शांत और आत्मविश्वासी थी। धन्यवाद, इंस्पेक्टर राव। मैं बस यह खुश हूं कि हम पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिला सके। यह मामला एक कठिन यात्रा रहा है, लेकिन इसने हमें दृढ़ता और टीम वर्क के महत्व को दिखाया है। जब मैंने जांच रिपोर्टों का अध्ययन किया, तो मैं 2 बिंदुओं पर पहुंचा। पहला, मुनेंदर और कोली बच्चों के गायब होने में जरूर शामिल थे, और दूसरा, कोली के घर में कुछ छिपे हुए स्थान जरूर थे। मैं मुनेंदर के गांव जांच के लिए गया। उन्होंने बताया कि देखभालकर्ता मुनेंदर सिंह पांढर नोएडा जाने से पहले अजीब व्यवहार कर रहे थे। उन्हें रहस्यमय फोन कॉल आ रहे थे और किसी के साथ बहस करते हुए देखा गया था। उन्होंने यह भी बताया कि वह अपने मालिक सुरेंद्र कोली के साथ कभी-कभी इंद्री आते हैं। उनके रहने के दौरान वे दिन भर सोते हैं और रातें बाहर बिताते हैं। मुझे पता चला कि वे कब्रिस्तान जाते हैं और वहां रातें बिताते हैं। जब मैं रात में कब्रिस्तान गया, तो मैं एक अघोरी से मिला, जिसने मुझे अंदर जाने से मना किया। मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और उनसे मदद करने के लिए कहा, क्योंकि छोटे बच्चों की जान जोखिम में है।
उन्होंने मुझे बताया कि दो लोग अब और फिर एक दुर्जन अघोरी से मिलते हैं और वे बाली की काली कला सीख रहे हैं ताकि वे कुछ मौद्रिक लाभ प्राप्त कर सकें। इस प्रक्रिया में किसी को अमावस्या की मध्य रात्रि में 9 बच्चों की जान लेनी होती है जो 2 दिन दूर थीं। मैं तुरंत वापस लौटा और बच्चों की बलि रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित था। इंस्पेक्टर राव ने मेरा साथ दिया और हम दोनों अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ने में सफल रहे। मुझे दुख है कि हम मासूम बच्चों की जान नहीं बचा पाए, लेकिन हमने यह सुनिश्चित किया है कि अपराधी सलाखों के पीछे हैं और गांव भविष्य में शांति और बिना किसी डर के रह सकता है। तालियां बजने के बाद एक पत्रकार ने पूछा, जासूस आर्य, अब आपके लिए क्या है? क्या आप इस तरह के और भी मामले संभालेंगे? जासूस आर्य मुस्कुराए। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। मैं न्याय के लिए लड़ता रहूंगा, चाहे मामला कोई भी हो। मैं एक एक करके एक एक मामले में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। अपराध सुलझाने की दुनिया में एक नए नायक के उभरने का एहसास होने पर कमरे में उत्साह की लहर दौड़ गई। जासूस आर्य का नाम हर किसी की जुबान पर था और एक शानदार जासूस के रूप में उनकी प्रतिष्ठा पक्की हो गई थी। गांव वालों ने इस तरह की बुराई का सामना करने के लिए आवश्यक बहादुरी के बारे में बताया, लेकिन मुझे पता था कि भयावह घर का असली रहस्य मुझे हमेशा परेशान करेगा। कुछ भयावहताओं को हराया जा सकता है, लेकिन अतीत की छाया कभी पूरी तरह से बुझ नहीं सकती, और इसलिए भयावह घर की किंवदंती जीवित रही। एक डरावनी याद दिलाती है कि न्याय के सामने भी कुछ रहस्य अंधेरे में दफन रहते हैं। फिर भी जब भयावह घर को बंद करके सड़ने के लिए छोड़ दिया गया, तो बेचैनी की भावना बनी रही। बच्चों की बलि को रोका नहीं जा सका, और मुझे जो शक्ति महसूस हुई वह इस बात का सबूत है कि अघोरी की कहानी में कुछ सच्चाई है। घर का एक कमरा अछूता रह गया था। उसका दरवाजा बंद था और पुलिस को भी नहीं पता था कि उसके पीछे क्या है, और किसी ने पता लगाने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे घर में ही एक आखिरी काला रहस्य छिपा हुआ था, एक रहस्य जो अनसुलझा ही रहेगा। मुझे उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं। मुझे सचमुच यह जानकर अच्छा लगेगा कि मेरी आवाज और विचार कहां तक पहुंच रहे हैं। अगली बार तक शुभ रात्रि।